औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मोहम्मद मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। जैसे सब जानते हैं, साले अव्वल उर्दू की जो नई बुक है 2025, इसके मुताबिक लेक्चर का सिलसिला जारी है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 10, आपकी नई किताब का सबक नंबर 10। ये खतीजा मस्तूर के नावल का एक टुकड़ा है, और पाकिस्तान बन गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मेरे बेटे बेटियों, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बन गया। इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी गई। आपको पता होना चाहिए, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कत्वारत हुई। हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानियां देकर पाकिस्तान, कायदे मोदी जनाब बाबा कौम ने उनको 3 महाजों पर जंग लड़नी। एक तो जाहिर है अंग्रेजों के खिलाफ लड़नी पड़ी, अंग्रेज हुक्मरान थे, उनसे आजादी हासिल करनी थी। दूसरी जंग लड़नी पड़ी उन्हें हिंदुओं अक्सरियत के, जिनके पास पैसा भी था, ताकत भी थी और इख्तियारात भी थे, हुकूमत में शामिल भी थे, अंग्रेजों के दोस्त भी थे। तो दूसरी जंग कायदे आज़म को लड़नी पड़ी हिंदुओं से, ये तो आपको पता होगा। लेकिन बड़ी अजीब बात कि तीसरी जंग उन्हें मुसलमानों से भी लड़नी पड़ी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी जो कांग्रेस के हाथों गुमराह हो चुकी थी, वो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस हिंदुओं की जमात थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात थी। तो बहुत से मुसलमान कांग्रेस के साथ थे। तो कायदे आज़म को एक ही वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना पड़ा, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ भी, हिंदू अक्सरियत के खिलाफ भी, और कांग्रेसी मुसलमानों के खिलाफ भी, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान। तो ये आपके लिए शायद नई बात हो, हर घर में ऐसा होता था। घर के अफराद में से कुछ लोग मुस्लिम लीग के साथ थे, यानी वो पाकिस्तान बनाने के हामी थे, और कुछ लोग कांग्रेस के साथ थे जो पाकिस्तान बनाने के हामी नहीं थे। उसको आप यूं समझ लीजिए, आजकल की मिसाल है। देखिए, हर घर में कोई मुस्लिम लीग का हामी है, नवाज ग्रुप का, कोई पीपल पार्टी का हामी है, जरदारी का, कोई इमरान खान का हामी है, पीटीआई का, ये है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि तकसीम से पहले भी तकसीम थी। हर घर में वो मुसलमान का, खासतौर पर ज़रा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहे। हिंदू तो सारे ही कांग्रेस में थे ना, लेकिन मुसलमानों के बहुत से लोग घरानों में वो कांग्रेस के साथ। ठीक है जी। तो वो फिर किस तरह से कुर्बानियां देगी और किस तरह से पाकिस्तान बना, ये आप पढ़ेंगे। अपने स्टूडेंट्स जानते हैं, पहले हम जरा तस्वीरी तारुफ ले लेते हैं। वो चाइना की कहावत है ना, चीन की, के एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। तो आइए पहले तस्वीरी जरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये है जनाब खतीजा मस्तूर साहब, जिन्होंने ये नावल लिखा। नावल आप जानते हैं ना, लॉन्ग स्टोरी, अफसाना शार्ट स्टोरी। अफसाना वो होता है जो आप एक ही नशिस्त में, एक ही सिटिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। नावल तवील होता है। तो ये है जी खतीजा मस्तूर साहब आपके सामने, उर्दू की एक निहायत ही अहम और बड़ी नावल निगाह। आपका ये नावल जो आप पढ़ेंगे, ये नावल है आंगन। ये दरअसल जिस नावल से लेके आंगन है, जिससे अब ज़ाहिर है पूरा नावल आपके सिलेबस में नहीं, उसका एक हिस्सा है। तो ये किताब का आपके सामने सिलेबस है आंगन का। आंगन एक नॉवल है, लेकिन ये इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इस पे ड्रामे भी बन चुके। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी ड्रामाई तश्कील, यानी एक ड्रामे का आप थंबनेल देख रहे हैं। ये है जी उनकी छोटी बहन हाजरा मसूद। ये आपको बताना इसलिए मतलब था कि ये पूरा खानदान ही इल्म और अदब से ताल्लुक रखता है। यानी हर घर में एक अदीब शायर तो समझ में आता है, लेकिन ये पूरा खानदान अदबी कर। तो जिसका आपने नावल पढ़ना है वो है खतीजा मस्तूर, जिनको आपने पहले देखा, वो बड़ी बहन है। ये उनकी छोटी बहन है हाजरा मसूर, ये भी बड़ी मशहूर नावल निगार है। तो ये दोनों बहन, और इत्तफाक देखें, दोनों बहनों ने एक ही वक्त में लिखना शुरू किया। दोनों बहनों का शोबा भी एक था, नावल अफसाना, और दोनों ने नाम कहा। हाँ, मिजाज में फर्क था।
खतीजा मस्तूर जो बड़ी बहन थी, जिनका आप ये नावल आज पढ़ेंगे, इनमें ना लड़कों वाली आते थे, लड़कों के साथ खेलना, लड़कों की तरह से शाउट करना, जबकि उनकी जो छोटी बहन हाजरा वो जरा खामोश तबा। तो दोनों के मिजाज में बहुत फर्क था, लेकिन बहरहाल दोनों बहनें नावल निगार सकी बहनें, और दोनों का ही अदब में एक बड़ा मर्तबा। और ये ज़हन में रखिएगा, इन दोनों बहनों ने अदब में उस वक्त मकाम पैदा किया जब उर्दू में इस्मत चुगताई का तोती बहुत है। इस्मत चुगताई एक बड़ी राइटर है और उनकी पूरी गिरफ्त थी। तो इतनी बड़ी राइटर इस्मत चुगताई की मौजूदगी में इन दो बहनों ने अपना लोहा बनाया। अच्छा, इतने बहनें नहीं जी, इनके भाई भी, इनके भाई हैं खालिद अहमद, ये भी एक बड़े शायर। तो बहनें तो दी हैं, ये बड़े भाई। खालिद अहमद का बड़ा मशहूर शेर यकीनन आपने सुना होगा, तरके ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। तो ये खतीजा की पहले आपने बहन देखी, ये अब आपने उनका छोटे भाई देखे। नावल कैदी और पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने है। पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अंग्रेजों ने जाने से पहले फैसला किया कि मुसलमानों का अलग मुल्क बना दिया जाए। यकीनन इस पे सबसे पहली बात अल्लाह की रहमत थी, उसके बाद कायदे आजम की दूरअंदेशाना पॉलिसी। जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो पूरे मुल्क में फसादात शुरू। हिंदुओं ने लूटा, जाहिर है हिंदू ताकत पैसे हैसियत में ज्यादा थी। हिंदुओं को दुख इस बात का था कि पाकिस्तान क्यों बना। अच्छा, इस दुख की वजह भी समझे। देखिए, ये हिंदुओं के मजहब का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह ना हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे मजहब में दो चीजें हैं, जो दो चीजों को मानते हैं मुसलमान है। इस बात को समझिएगा, आपकी बुक में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बात करता हूँ। मुसलमान कौन है? दो बातों पर। नंबर एक, जो अल्लाह ताला को एक माने, वाहदहू ला शरीक माने। नंबर दो, जो नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैसियत आखिरी नबी मानता हो। तो ये दो बातें जिस पे पूरी होती है वो मुसलमान। ऐसे हिंदू होने की भी कोई शरायत है। गौ माता और धरती माता। हिंदू गाय को अपनी मां मानते हैं, ये अलग बात है, बैल को बाप नहीं मानते, वो छोड़ दे, वो गाय को अपनी मां मानते हैं। तो धरती माता, वो धरती को भी अपनी मां का दर्जा देते हैं। तो हिंदुस्तान हिंदुओं की धरती, जिस हिंदुस्तान को मां का दर्जा देते हैं, तो ज़ाहिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उस धरती के टुकड़े किए जाए, गोया उनकी मां के टुकड़े करने वाली बात। तो जाहिर है आप अगर हिंदू की जगह के देखें तो आपको समझ आ जाएगी उनका गुस्सा बनता था। सो उन्होंने बहुत ज्यादा खून खराबा किया, कत्लो गारत की, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकती हैं। इसको बलवाई कहते थे, यानी दंगा फसाद। अब जब सिलसिला शुरू हुआ तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे हिजरत की पाकिस्तान की तरफ, कुछ पैदल चले, जाहिर है बसें वगैरह तो ऐसा नहीं थी, कारें नहीं थी, ज्यादा ट्रेन पे आए। ठीक है जी, तो ये देखें, ये असल तस्वीरें हैं हिजरत के मनाजिर की। जाहिर है सब कुछ तो नहीं ला सकते थे, जो जो ला सकते थे सामान साथ लाए। ये आप हिजरत के मुख्तलिफ मनाजिर देखें। इसमें जिक्र आएगा जी लालटेन का। लालटेन शायद आपने ना देखी हो, तो ये आपके सामने तस्वीर है। उस वक्त की लाइट होती थी, यानी एक लोहे का एक बॉक्स है, इसके अंदर एक चिमनी लगी हुई है, इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता था, साइडों पे आप देखिए शीशे से कवर है। तो इस वक्त की लाइट होती थी, यानी मिट्टी के तेल से चलती थी। तो लालटेन, फिर जब आप लालटेन पढ़ेंगे तो आपको पता हो लालटेन किस चीज का नाम था। ये देखिए जनाब, ये है ग्रामोफोन। तो ये ग्रामोफोन क्या होता था, ये आप समझ लो उस वक्त का टेप रिकॉर्डर समझ लें। तो टेप भी आप खैर कम है, इसके अंदर एक रिकॉर्ड लगाया जाता था, वो घूमता था, नीचे नीडल थी, तो ऊपर जो बाजे इसमें से आवाज निकलती थी, यानी पुराने वक्त का टेप रिकॉर्डर समझ लें, इसको ग्रामोफोन। ठीक है जी, तो ये तफसीली तारुफ हुआ जी। उम्मीद है आपके ज़हन में कहानी बन गई होगी। आपको शुरू में जब तफसीली तारुफ कराता हूँ, तस्वीरी तारुफ तो मकसद होता है कि आपके ज़हन में एक स्केच कहानी बने। अब आते हैं जी आपकी किताब की तरफ, रीडिंग की तरफ। पहले हम खतीजा मस्तूर की हालात से जिंदगी देखते हैं। उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं पाई, 55 साल, और ये कोई बुढ़ापे की उम्र नहीं होती। बहरहाल अल्लाह ताला के फैसले। नाम है जी खतीजा मस्तूर। वालिद है इनके तहव्वुर अली खान, ये सरकारी ऑफिसर थे। और आपको पता है सरकारी मुलाजमीन का ट्रांसफर होता रहता है, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। तो इस हवाले से खतीजा मस्तूर और उनके बहन भाइयों को बहुत सी जगह घूमने का मौका। अब क्योंकि सरकारी ऑफिसर थे, और ये ज़हन में रखिए पाकिस्तान बनने से पहले की बात
सन देखिए 1927, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, इंडिया की बात है, पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडियन की बात हो रही है। वहां ऑफिसर थे और बड़ा प्रोटोकॉल था, सो वो जहां जाती थी उनको प्रोटोकॉल मिलता था। पढ़ने लिखने की बड़ी शौकीन थे बहन भाई, तो जहां जाते थे इनको लाइब्रेरी और कुतब आसानी से दस्तयाब हो जाते थे। बरेली के यूसुफ शाही खानदान से ताल्लुक था, तो जिंदगी बड़े मजे से स्टार्ट हुई। लेकिन हुआ ये, अभी खतीजा मस्तूर सिर्फ 9 साल की थी कि इनके वालिद का इंतकाल और हालात एकदम बदल गए। जो जिंदगी में सुकून था वो सहूलियातें सारी खत्म हो गई, तालीमी सिलसिला रुक गया। लखनऊ में ये अपने नाना के हैं इन्होंने कयाम किया, तो इससे आप समझ जाएं कि उनको मुआशी मसाइल का बहरहाल सामना करना। रेगुलर तालीम तो नहीं हो सकी, लेकिन ये हुआ कि उन्होंने अपने तौर पर मुतालिया जारी रखा, मुआशरती हकायक जो होते हैं यानी लोगों को गौर से देखा, उसका इदराक किया। जब पाकिस्तान बन गया तो पहले ये कराची आई, लेकिन उसके बाद फिर लाहौर मुंतकिल हो गई और उसके बाद फिर लाहौर ही रही। इब्तदा से ही इनको अफसानवी अदब से लगाव था, अफसाना भी आपको पता है, शॉर्ट स्टोरी। और 1942 यानी पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले इन्होंने लिखना शुरू किया। जुबानी तारफ आपको करा चुका, तस्वीरों में लिखा भी देख लीजिए। ये मिसाली अदबी घराना। और कहानी कहां से शुरू होती है? बात सिर्फ खतीजा मस्तूर की नहीं, और इनकी वालदा जिनका नाम अनवर जहां था, वो खुद भी शायरा और मजमून निगार थे। वालिद तो खैर सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन वालदा का ताल्लुक था इल्म अदब से। वो शायरा भी थी और अच्छी मजमून निगार भी थी, तो जाहिर है घर में उनको एक अदबी माहौल मिला और उसका बेटे बेटियों ने फायदा उठाया। इनकी छोटी बहन बड़ी बहन वालदा है अनवर जहां, जो खुद शायरा मजमून है। खतीजा मस्तूर की जो बड़ी बहन है आयशा जमाल, वो भी नावल निगार है। तो इनकी अगर आप बायोग्राफी देखें तो इन्होंने अपनी बड़ी बहन से वो एक ड्रामा सुना सिंड्रेला, यकीन आप सब जानते हैं। तो वो उनको इतनी कहानी पसंद आई सिंड्रेला की कि छोटी बहनें ये खतीजा भी और हाजरा मसरूर बार बार कहती बाजी दोबारा सुनाए, यहां तक कि वो तंग आ गई। तो बड़ी बहन आयशा निगार नावल निगार भी थी, उनकी नावल की किताब भी चली। ठीक है जी। तो खतीजा मस्तूर की वालदा भी अदीब, बड़ी बहन आयशा भी अदीब, छोटी बहन हाजरा मसरूर जो भी आपको बताया नावल निगार भी है, अफसाना निगार भी है। इनके भाई खालिद अहमद जो शायर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, जिनकी तस्वीर देखी आपने। इनके एक और छोटे भाई हैं तौसीफ अहमद, वो भी सहाफी भी हैं और कालम निगार भी हैं। तो मतलब इल्म अदब से ताल्लुक हो गया। ठीक है जी। अभी आपने पढ़ा कि जब ये 9 साल की थी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, तो फिर इनकी वालिदा ने दूसरी शादी। तो जिनके सौतेले वालिद थे मुस्तफा खान मद्दा, वो भी बहुत बड़े शायर, अपने वक्त का एक बड़ा नाम था मुस्तफा खान। तो आप देखे मां भी अदीब, बड़ी बहन भी अदीब, छोटी बहन भी अदीब, भाई भी अदीब और सौतेले वालिद भी अदीब। तो यूं देखें कि अदबी घराने में जब एक ब्रॉटअप होता है किसी का, तो ये चीजें उनको विरासत में। ये आपकी बुक में किताबें बातें नहीं थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि आपको तफसील दे दी। अहम तसानीफ की बात करें तो सबसे पहले इनके अफसाने शाया हुआ खेल के नाम से 1944 में, फिर बोछार है, फिर चंद रोज और, फिर थके हारे, फिर आंगन जो आदम जी अवार्ड याफ्ता नावल है खतीजा मस्तूर का। और इनकी वफात के बाद भी एक नावल शामिल हुआ शाया हुआ जमीन के नाम से। असलूब की बात करें लिखने का अंदाज, तो जदीद दौर का सादा और बेतकल्लुफ आम फहम था, मतलब कोई बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्ड नहीं है, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, सादा अंदाज में बात करती है, शुस्ता रवा और रोजमर्रा की, यानी वो उस जबान का इस्तेमाल करती है जो आम लोगों में बोली जाती है। ठीक है। समाजी और मुआशरती हकीकत निगारी करती हैं। एक जिम्मे में रखे बेटा, एक दीब मुआशरे का अक्कास होता है, वो जो कुछ मुआशरे में देखता है उसी को अपने अल्फाज में बयान करता है, तो ये हकीकत ये अक्कासी करती है। ठीक है। नावल उम्दा और हकीकी मंजर कशी, जब हम इनका नावल पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम खुद वहां मौजूद हैं, हम अपने आप को कहानी के अंदर पाते हैं, यानी जानदार मंजर निगारी है।
नावल के मौजू और किरदारों पर मुकम्मल गिरफ्त। आपके लिए रेस्टोरेंट से नई बात हो, बाजों का ऐसा होता है किरदार लिखने वाले के हाथ से निकल जाता है, यानी उसको समझ नहीं आता इसके किरदार को कैसे आगे चलाया जाए। लेकिन जब हम खतीजा मस्तूर को देखते हैं तो नावलों पे मुकम्मल गिरफ्त नजर आती है। अब क्योंकि वो खातून है खुद भी, निस्वानी खातून को कहते हैं, सो निस्वानी नुक्ता नजर की भरपूर नुमाइंदगी आपको नजर आती है, यानी औरत की सोच क्या है, तखय्युल क्या है, वो आपको इसमें नजर आता है। ठीक है, तो ये तो तारुफ हो गया खतीजा मस्तूर, उनके खानदान का, इबादत का। अब आ जाए जिस नावल का हिस्सा हमने पढ़ना है, वो नावल है आंगन। तो देखते हैं नावल आंगन का स्लूक क्या है। पहली बात तो ध्यान में रखिए, क्या में पाकिस्तान के पस मंजर में लिखे जाने वाला एक अहम नावल है, जिसमें एक मुतवस्त तबके की मंजर, मुतवस्त तबका कहते हैं मिडिल क्लास, जो अमीर भी नहीं गरीब नहीं, मिडिल क्लास खानदान दिखाया गया। पाकिस्तान से पहले का मंजर है और हिंदुस्तान का मंजर है। ऐत के मुतसादम सियासी नजरियात का, मुतसादम क्या मैंने आपको बताया, हर घर में, मुसलमान के भी हर घर में कोई कांग्रेस का हमायती है, कोई मुस्लिम लीग का हमायती है। तो ये सियासी नजरियात में तसादम है। यहां भी आप देखेंगे घराने में जो बड़े चाचा जी है वो कांग्रेस के हमायती हैं, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो मुस्लिम लीग के शदीद हमायती हैं। तो ये सिलसिला था। पूरे अहद और दौर की कशमकश का बयान, बड़ी ही एक अबतरी का दौर था, बदअमनी का दौर था, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, हर तरफ अफरा तफरी थी। तो ये नावल पढ़ते हैं तुम्हें पता लगता है। समाजी रुझानात और मुआशी तहरीकों का वाल उस वक्त जो मुख्तलिफ तरीके चल रही थी आज़ादी का, उनका बयान है। घरेलू जिंदगी के तसादम और कशमकश को बड़ी खूबसूरती से बयान किया, जो भी बताया। तसादम यानी नजरियात का तसादम। वहीद अख्तर ने सुकन गुस्तराना बात में आंगन पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है। ये दो लाइनों से आपको समझ आ जाएगी कि इसकी अहमियत क्या है इस्लाम। वो लिखते हैं, खतीजा मस्तूर का आंगन इसलिए कामयाब है कि उन्होंने कोई बड़ा मुतालिया तलब मौजू चुनने की बजाय अपने तजर्बात की महदूद दुनिया ही को मौजू बनाया, और इस लिहाज से आंगन उर्दू के कामयाब तरीन नावलों में से एक है। ठीक है, यानी जो उन्होंने देखा और जिस तरह देखा उसको वैसे ही बयान। नावल आंगन का जरा तारुफ भी देख लें, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या में पाकिस्तान के बाद लिखे जाने वाले नावल में मुमताज मकाम है। चीजें में रखे, जब पाकिस्तान बन गया ना, तो इब्तदाई 20-30 साल जो अदब तखलीक पाया 3 अशरों में, उनमें वो शायरी है, नसर है, अफसाना है, जो भी है, उस पर हिजरत के बड़े असरात, क्योंकि हिजरत एक बहुत बड़ा था। तो वो जो पाकिस्तान बनने के बाद 30 साल या 3 अशरों में अदब तश्कील पाता है हिजरत के आने से, उसमें एक बड़ा अहम मकाम है नावल आंगन का, जिसमें इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की खूनी दास्तान बयान की गई है। नावल का मौजू तकसीम से जरा पहले का जमाना है और फिर क्या में पाकिस्तान के बाद का जमाना है। हिजरत में रुनमा होने वाले समाजी और सियासी वाकयात इसमें बयान किए गए। हिंदुस्तान के एक मुसलमान घर के हालात जिंदगी आप इसमें देखते हैं, और नस्वानी जज्बात की भरपूर नुमाइंदगी भी आपको इसमें नजर आती है। नावल के प्लाट की बात करें, प्लाट ही होता है वो मरकजी कहानी जिसके जो ताना बोना, ये ड्रामे का जो ताना बोना बुनियादी बुनत होती है, ताना बाना, उसी को प्लाट कहते हैं। तो इसके प्लाट की बात करें इस नावल के आंगन की, तो फनी असूलों के एन मुताबिक प्लाट, यानी कहीं झोल नजर नहीं आता। पूरी कहानी जंजीर की कड़ियों की तरह मुंसलिक है, मतलब कोई वाक्य आपको गैर जरूरी नहीं लगता, इररिलेवेंट नहीं लगता, वाकयात जुड़े हुए, और एक नावल की बड़ी कामयाबी की तरीके वाकयात का तसलसल है, उनमें रब्त जब्त है। जब आंगन, अच्छे इसका नावल का नाम आंगन क्यों हुआ है, वो दरअसल पूरे हिंदुस्तान को एक आंगन कर, आंगन वो जो घर का बड़ा सेन होता है जहां सब मिल के बैठते हैं, तो आंगन ही एक अलामत भी है सेन की, इसलिए इस नावल का नाम आंगन रखा। इस नावल की खूबसूरती ये भी है कि जुस्तजु तजस्सुस का पहलू, यानी जब कारी पढ़ रहा होता है वो जानना चाहते हैं अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद किसको सस्पेंस कहते हैं, और वो आखिरी दम तक बरकरार रहता है। फनी लवाजमात के तकाजों से हम अहम प्लॉट,
इससे पहले कि अब हम बाकायदा शुरू करें, जरा किरदारों का, नावल में डिफरेंट किरदार होते हैं ना, आप पहले किरदार समझ लीजिए ताकि आपको नावल समझ आसान हो। पहला किरदार है जी आलिया, जो नावल की मरकजी हेरोइन, मरकजी किरदार कह लें। सारी कहानियां, पूरी जो नावल है वो आलिया के गिर्द ही घूम रहा है। ये खूबसूरत लड़की है, तालीम याफ्ता लड़की है, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो गया था जब ये छोटी बच्ची थी, और इंतकाल भी किस वजह से हुआ कि किसी अंग्रेज से उनका झगड़ा हो गया था, तो उसको उन्होंने मारा पीटा, जेल होगी और जेल ही में इंतकाल हो गया। तो जब बाप ना रहा तो फिर ये अपने चचा के घर आ गए, बड़े चचा के। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर आलिया ने अपनी माँ के साथ पाकिस्तान हिजरत की और फिर पाकिस्तान में कामयाब जिंदगी आगाज किया। तो मरकजी हीरोइन है इस नावल की आलिया। आगे चले, दूसरा किरदार है जमील भाई का। आलिया जिस चचा के घर रह रही है, बड़े चचा के घर, उन्हीं चचा के बेटे का नाम जमील। आलिया का चचाजाद भाई भी है और बड़े चचे के बेटे भी हैं, जिनके घर आलिया अपनी माँ के साथ रह रही है। लेकिन जमील का किरदार मजबूत नहीं है। आलिया कितना मजबूत किरदार, यानी जिस तरह एक मिसाली मर्द को होना चाहिए, वो उस तरह का किरदार नहीं है। रिवायती मर्दों की तरह है जो हुस्न के पीछे भागने वाले। उनके घर में एक लड़की थी, रिश्तेदार छिमी, पहले उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आलिया आई तो आलिया की खूबसूरती देखकर पर आलिया से मोहब्बत करने लग गया वो शख्स जमील। तो ये एक कमजोर किरदार की निशानी होती है। बाप जो है जमील का वो कांग्रेसी है, ठीक है, लेकिन जमील मुस्लिम लीग का है, यानी बाप बेटे में भी नजरियाती इख्तलाफ है जी। जमील के जो वालिद है, जिनको बड़े चचा कहा गया, जो घर के सरबराह है, जमील का बड़ा भाई शकील भी है, जमील और शकील के वालिद है, ठीक है। आलिया के चचा है, जिनको बड़े चचा का नाम किरदार दिया गया। हिंदुस्तानी मुसलमान की एक मुकम्मल तफसीर है, हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे ही थे, कांग्रेस के बड़े पुरजोश हामी है। यही वजह है कि अपने सियासी नजरियात की वजह से इनकी अपनी औलाद इनसे दूर है, क्योंकि औलाद मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस है, और इस हद तक कांग्रेसी है कि कांग्रेसी वाबस्तगी की वजह से ये जिन्होंने हिंदू के हाथों कत्ल भी हो जाते हैं बलवों। एक किरदार मजहर है, ये आलिया के वालिद थे और जो बड़े चचा के दायरे छोटे भाई हैं। और अभी आपको बताया, आलिया बहुत छोटी थी, उनका इंतकाल हो गया। अंग्रेजों से शदीद नफरत थी मजहर को, आलिया के वालिद को, यहां तक किसी बात पे अंग्रेजों की पिटाई कर दी, जेल हो गई और जेल ही में इनका इंतकाल हो गया। एक बड़ा ही मजलूम सा किरदार के अंदर इसरार मियां का भी है, नावल का बड़ा मजलूम किरदार है। उनको सबने बताया था वो किसी दाश्ता के बेटे, यानी आप ये समझ लें कि एक ऐसी औरत जिसने बाकायदा निकाह ना किया, उसको दाश्ता कहते हैं। सो वो एहसासी कमतरी का शिकार है इसरार मियां। घर में उनकी ऐसी गदा कर सी है, दबा हुआ किरदार, इतना दबा हुआ है कि वो कहते हैं, नजर आता है कि अगर बाकियों ने खाना खा लिया हो तो मुझे भी दे दो, बाकियों का बचा कुचा खाना उनको मिलता है। करीमुन बुआ एक किरदार है, घर की पुरानी वफादार खादमा है, मुलाजमा है, लेकिन क्योंकि पुरानी मुलाजमा है तो अब उसकी हैसियत एक तरह के घर के फर्द की सी हो गई है, और घर के हर मामले में वो ताल्लुक देती है मुलाजमा, लेकिन अब उसकी हैसियत घर के फर्द की सी। तो ये सिर्फ हमने तारुफ देखा तफसीली। स्टूडेंट्स, आपको ज्यादा मवाद, और पाकिस्तान बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये यूं ही नहीं बना, हमने बड़ी कुर्बानियां दी, जिसको आप देखिए जी। 1947 की बात हो रही है जी, और मंजरनामा भारत, क्योंकि ये भारत में रहते थे। पाकिस्तान बन गया, लीगी रहनुमा कराची दारुल हुकूमत जा चुके थे, पंजाब में खून की होली खेली जाती। लीगी रहनुमा, लीगी यानी मुस्लिम लीगी रहनुमा, और इशारा है कायद आजम की तरफ, जो गवर्नर जनरल नामजद हुए, और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नामजद हुए थे, और बाकी भी लोग। ये 10 तारीख को, यानी पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को, लेकिन 10 तारीख को तमाम लीगी रहनुमा कायद आजम और लियाकत अली खान समेत ये कराची में आ गए थे, क्योंकि दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कराची था। तो मुस्लिम लीग की क़यादत तो कराची आ गई,
लेकिन पंजाब में खून खेली। किस किस पंजाब की बात हो रही है? भारतीय पंजाब। ठीक है, वैसे तो खैर पाकिस्तानी पंजाब में भी था कत्लो गारत का माहौल, लेकिन ये भारतीय पंजाब की बात हो रही है, क्योंकि मुसन्नफा भारत में रहती है। जी तो जन्म रखी वहां की मुस्लिम लीग की क्यादत तो पाकिस्तान आ चुकी है, कराची। लेकिन जो इंडियन पंजाब है, आप जानते हैं पंजाब के दो हिस्से किए गए, कि पाकिस्तान को मिला कि इंडिया। खून की हेली यानी बहुत ज्यादा कत्लो गारत होना, जिसकी पहले वीडियो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। बड़े चचा इस सदमे से जैसे निढाल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस नावल में हम जिस घर को पढ़ रहे हैं, जो उस घर के सरबराह हैं, वो बड़े चचा, वो निढाल है। कांग्रेस से उनका ताल्लुक है, पुरजोश कांग्रेसी है, औलाद उनकी मुस्लिम लीग की है, लेकिन बहरहाल बहुत परेशान है उन हंगामों से। जाहिर है बड़े हैं तो बड़ों को परेशानी होती है। बैठक में बीमारों की तरह वो हर एक से पूछते रहते, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे हो, ये उन्हें किसने सिखाया है, उनके दिल से किसने मोहब्बत छीनी। बैठक डेढ़ स्टूडेंट, जिसको आप ड्राइंग रूम कहते हैं, जहां मेहमान आते जाते हैं तो वहां बैठते, हर आने जाने से पूछते। निढाल थे, कमजोर थे, ठीक है जी। उन्हें इस चीज पे तशवीश थी, जिनमें रखे सदियों से हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे। आगे तफसील से भी देखेंगे आप, कोई झगड़ा फसाद। लेकिन जब ये आजादी की तहरीक चली तो हुआ क्या, हिंदू मुसलमान का दुश्मन हो गया, और दूसरे ये भी हकीकत है मुसलमान भी हिंदुओं का दुश्मन हो गया। ये कहना तारीखी तौर पर गलत होगा कि सिर्फ हिंदुओं ने कत्ल वारत की, मुसलमानों का जहां दाव लगा उन्होंने भी की इंतकाम के तौर पर। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हिंदू ज्यादा थे, तादाद में भी, ताकत में भी, हैसियत में भी, इक़्तिदार में भी, तो उन्होंने कत्ल वारत ज्यादा की। जब वो ये सब कुछ आलिया से पूछते, आलिया का मैं आपको तारुफ करा चुका पहले में वीडियो में, कि इस कहानी का मरकजी किरदार आलिया है, जिसके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, और वो अपनी वालदा के साथ बड़े चचा के घर रहते हैं, यानी उनकी भतीजी और लाडली भतीजी। और लाडली का मतलब कि वो उससे दुख सुख शेयर करते रहते थे। तो जब ये सब कुछ आलिया से पूछते तो उनका सर सहलाने लगते। सर सहलाना क्या होता है? सर के अंदर प्यार से उंगलियां, एक तरह का मसाज होता है, सुकून मिलता है। बड़े चचा आप आराम कीजिए, आप थक गए हैं बड़े चचा। और बड़े चचा इस तरह आंखें बंद कर लेते जैसे खून की नदी उनकी आंखों के सामने है, यानी वो रिलैक्स करने की कोशिश करती, वाकई आंखें बंद कर लेते, और उनके जहन में पूरा मंजर फिर जाता कि जिस तरह से कत्लो गारत हो रही है, जिस पे बहुत परेशान थे। लेकिन जिसे कहते हैं ना, हालात किसी के काबू में भी नहीं थे। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि आप कह सकते हैं कि वो किसी के काबू में भी नहीं थे। अब वो बात क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और हमें बताया जा रहा है जमाने जमाने की बात, यानी वक्त बदल गया। जो पहले पुरसुकून मुल्क था वह कत्लो गारत है, तो उसको कहा जा रहा है जमाने जमाने की बात है। वो भी जमाना था जब हिंदू अपने गांव के मुसलमानों पर आंच आते देखते तो सर धड़ की बाजी लगा देते। आंच आना, नुकसान पहुंचना, सदमा पहुंचना, तो हिंदू आ जाते थे बचाने के लिए। सर धड़ की बाजी लगाना, खुद जान पर खेल जाना, हर मुमकिन कोशिश करते थे हिंदू मुसलमानों को बचाने की, जहां मुसलमानों को नुकसान होता था। और मुसलमान हिंदू की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर देते, जान कुर्बान करते। ऐसा भाईचारा था, भाईचारा आप जानते हैं मिलजुल के रहना। ऐसा भाईचारा था कि लगता था एक मां के पेट से पैदा हुए। अब क्या रह गया, दोनों के हाथों में खंजर आ गए। एक ही मां के पेट से पैदा हुए सके बहन भाइयों की तरह एक दूसरे के काम आते थे, चाहते थे। खंजर चाकू यानी वायलेंस आ गया, एक दूसरे के खून के दुश्मन हो गए। करीबन बुआ फसाद की खबरें सुनकर ठंडी आहें भरा कर। करीबन बुआ उनके घर की कदीम एक मुलाजमा थी, लेकिन क्योंकि पुरानी मुलाजमा थी तो उसकी हैसियत एक तरह के घर के फर्द की। अपने शहर में फसाद तो ना था, यानी जहां वो रहते थे, मगर सबकी जानों पर बनी रहती, पता नहीं कब क्या हो। तलवार सबके सर पे लटकी हुई है, खौफ की तलवार। क्योंकि आपको पता है फसादात फैलते हैं पूरे मुल्क में फैलते हैं, ये नहीं होता किसी एक जगह पे। आंच आना, नुकसान, सदमा पहुंचना, ठीक है, ठंडियां बनना, अफसोस करना, जान पर बनना, जान खतरे में होना,
यानी अगरचा उनके शहर में सुकून था, लेकिन ये डर था, ये खौफ था कि वहां भी किसी वक्त भी फसादात शुरू हो सकते हैं। कहां होगा मेरा शकील? शकील कौन है? जो बड़े चचा का बड़ा बेटा है और जमील का बड़ा भाई है। तो जो करीमन बुआ जो घर की एक तरह की फर्द है, तो मुलाजमा घर की फर्द है, वो शकील को याद कर रही है, क्योंकि शकील उनके साथ नहीं रहता, वो बंबई में रहता। पहले इसको बंबई कहते हैं, मुंबई कहते हैं, तो वो बड़ी परेशान है। शकील बंबई में रहता है और वहां फसाद आते, तो बंबई में फसाद की खबरें सुनकर बड़ी चची बिलक में लगती, यानी बिलकना, रोना कह ले, परेशान होना कह ले। तुम्हारा पाकिस्तान बन गया जमील, तुम्हारे अब्बा का मुल्क भी आजाद हो गया, और मेरे शकील को कौन? बड़े चचा की बीवी यानी जमील और शकील की माँ, जमील तो उनके साथ है, शकील बंबई में है। अब चची के जो शोहर है वो कांग्रेसी है, बेटा जमील मुस्लिम लीगी है, तो वो दोनों को कह रही है कि तुम्हारे बाप का मुल्क भारत भी बन गया और तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन मेरे बेटे शकील का क्या? माँ है ना, बेटा माँ से दूर है कलेजी से, उसके लिए बड़ी परेशान। जमील उनको छोटे बेटे तसल्ली देता है, सब ठीक हो जाएगा अम्मा, वो खैरियत से होगा, ये फसाद वसाद तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। जमील भैया उनको समझाते हैं, मगर उनका चेहरा फक है। उनको तो समझाते, चेहरा फक होना, कुसान खता होना, दिल से डरे हो। अपनी माँ को तो तसल्ली दे देता था जमील कि शकील भैया खैरियत से मंगाए बंबई में, लेकिन हकीकत ये है कि दिल से वो बहुत ज्यादा डरा, क्योंकि उसको भी पता था कि कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। शाम सब लोग बैठे चाय पी रहे थे कि मामू का खत। ये किसकी बात हो रही है? जमीला के मामू, या यूं के जमीला की माँ के भाई का। उन्होंने अम्मा को लिखा, अम्मा जमीला की माँ, उन्होंने अम्मा को लिखा कि उन्होंने अपनी खिदमत पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और जल्द ही जाए। वक्फ करना यानी अपनी खिदमत पेश कर दी। देखिए, जो सरकारी मुलाजिम थे ना, और फौज के मुलाजिम भी, तो जब पाकिस्तान भारत 2 मुल्क बन गए ना, तो उनको इख्तियार दिया गया कि चाहे तो भारत में रहे तो भारत की सरकारी मुलाजमत में रहे, चाहे तो पाकिस्तान आके पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत करें। यानी वो चाहे तो हुकूमत हिंदुस्तान के मुलाजिम बने, चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान के। ये इख्तियार पुलिस और फौज को भी दिया गया था कि चाहे तो हिंदुस्तानी में रहें या चाहे पाकिस्तान में। तो जो अम्मा के भाई यानी जमीला के मामू है, उन्होंने फैसला कर लिया पाकिस्तान जाने का, और ये भी फैसला किया कि वो पाकिस्तान को अपनी खिदमत सर्विसेज कह ले, नौकरी जॉब कह ले। उन्होंने बता दिया वो जल्दी जा रहे हैं, आप लोगों को चलना हो तो फौरन जवाब दीजिए, तैयार नहीं। यानी भाई अपनी बहन को खत लिख रहा है, भाई पाकिस्तान जाने का फैसला कर चुका, और बहन को कह रहा है कि अगर आपने जाना तो बताएं ताकि हम इकट्ठे तैयार। बस अभी तार दे दो जमील मियां, हमारी तैयारी में क्या वक्त लगेगा, हम तो बस तैयार बैठे। यानी जैसे ही भाई का पैगाम मिला तो बहन ने भी फौरन पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अपना भाई है भला, हमें अकेला कैसे छोड़कर जा सकता है? हमारे खुशी के अम्मा का मुंह सुर्ख हो रहा था, यानी बहुत ज्यादा खुश थे। तार जिसको आप टेलीग्राम कहते हैं, बरकी तार यानी बरकी पैगाम, टेलीग्राम अब तो खैर रिवाज खत्म हो गया, मोबाइल वगैरह आ गए। नहीं, पहले होता था कि टेलीग्राम ऑफिस होते थे, वहां मैसेज दिया जाता था, तो उसको टाइप शुदा मैसेज डिलीवर हो जाता था दूसरी जगह, जिस तरह आपको मैसेज डिलीवर होते हैं, उसको टेलीग्राम कहते थे। उस वक्त कहीं अगर पैगाम जल्दी भेजना हो तो उसका आसान तरीका टेलीग्राम था। तो भाई ने बहन की राय पूछी और बहन कह रही है कि जी हम भी आपके साथ चलेंगे। जमील इस बात में बड़ा परेशान हो रहा है कि क्योंकि अम्मा ने, जमीला की अम्मा ने जाने का फैसला, आलिया की अम्मा ने जाने का फैसला कर लिया है। कहानी का मरकजी आलिया, सॉरी शायद मैंने पहले जमीला का, कहानी का जो मरकजी किरदार है आलिया, जमीला नहीं आलिया। अब आलिया की माँ ने फैसला कर लिया, ज़ाहिर आलिया साथ जाएगी। जो जमील है वो आलिया को पसंद करता है और बहुत पसंद करता है, तो जाहिर है क्योंकि जमील आलिया को पसंद करता है, तो जमील की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान हिजरत ना करे,
ना जाए। वो रोकने की पूरी कोशिश भी करता है लेकिन नाकाम। ठीक है जी। तो जमील भैया ने इस तरह घबरा के सबकी तरफ देखा जैसे फसादी उनके दरवाजे पर पहुंच गए। यानी बजाय तो सुकून था, लेकिन अब जमील परेशान हो गया। उसको लगा कि घर में भी फसादी पहुंच चुके, यानी घर का अमन। देखिए फसादी अमन खराब करते हैं ना, तो घर का अमन तो खराब हो गया। तो जिस लड़की आलिया को चाह रहा था वो अपनी माँ के साथ पाकिस्तान जा रही है, नजरों से दूर हो रही है। तो जमील समझा रहा है, कोशिश करता है कन्विंस करने की कि ना जाए। तो कहता है अपनी चची से, मगर आप क्यों जाएंगी छोटी चची, आप यहाँ महफूज है, मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। कह तो चची को रहा है, हालांकि हकीकत ये वो आलिया के लिए जान देने को तैयार। उन्होंने बड़ी मुद्दत के बाद आलिया की तरफ देखा। किसने? जमील ने। ऐसी सफारशी नजरें थी, मगर आलिया ने अपनी आंखें छुपा। यानी वो चाहता था कि आलिया अपनी मां से खुद कहे कि हम नहीं जाते, यहीं रहे। तो उसने सफारशी नजरों से देखा, लेकिन आलिया ने सर झुका लिया। सर झुकाने का मतलब क्या था कि वो माँ की सलाह में राजी है। जरा बाप तो उसका है नहीं, माँ बेटी है। अगर माँ ने जाने का फैसला कर लिया तो यानी माँ की खुशी में बेटी भी अपनी रजामंदी का इजहार कर। बेटी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाए। आगे अब वो आलिया की माँ बात कर रही है जमील से। वो कहती है मैं ना जाऊं तो क्या हिंदुओं के नगर में रहूं। यानी वो समझती थी हिंदुस्तान तो हिंदुओं का मुल्क है ना, नगर शहर को कहते हैं। पाकिस्तान में अपनों की हुकूमत होगी, फिर मैं अपने भाई को छोड़कर एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती। मारे खुशी के अम्मा से निचला ना बैठा जा रहा। निचला ना बैठा नहीं, बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी में उछलना। आलिया जाने पर राजी नहीं होगी छोटी चची, वो नहीं जाएगी, वो जा ही नहीं सकती। जमील भैया ने जैसे नींद दीवानगी किया। दीवाना एक पागलपन की कहती है, नींद पागलपन। यानी वो, उसे अपना होश नहीं है। जमील को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आलिया जो उनकी उसकी मोहब्बत थी, उनके घर में रहती थी, वो जा रही है। तो वो अपने तौर पे ही कह रहा है कि देख लेना वो नहीं जाएगी। जब ये बात कही गई आलिया की मां को तो उनको बुरा लगा, उनको गुस्सा आ गया और गुस्से से कहा तुम अच्छे हकदार आ गए हो, मतलब तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम कौन होते हैं मैं रोकने वाले, तुम हमें कैसे रोक सकते हो। उनको तो भाई की मोहब्बत आ रही है और पाकिस्तान की मोहब्बत आई हुई है, तुम वो नहीं रुक पा रहे। तुम अच्छे हकदार आ गए, कौन नहीं जाने देगा। अम्मा एकदम भीपर उठे। भीपरना क्या होता है? गजबनाक होना, अचानक गुस्से में आ। तुम कौन होते हो रोकने वाले। जब चची का ये जलाल देखा तो जरा उसने पसपाई इख्तियार की। जमील यानी उससे बैकफुट पे आ गया। कहते हैं जरूर जाइए छोटी चची। जमील भैया ने सर झुका दिया और आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं जा सकती। यानी दिल से आलिया नहीं जा सकती। आलिया की ख्वाहिश है कि ना जाए, लेकिन मां के आगे वो बोलना भी नहीं चाहती, मां का दिल भी नहीं चाहती। उसकी जाती ख्वाहिश है कि यहां रहे, लेकिन वो मां की रजा में भी राजी। जमील भाई उठकर बाहर चले। यानी जब देखा कि बात नहीं बन रही, तो एक नफसियाती बात होती है, जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है ना, तो वो क्या होता है, आपने भी घरों में देखा होगा, बंदा उठ के बाहर चला जाता है जब अपने आप को बेबस महसूस करता है। आलिया की जी चाह कि वो चीख चीख कर ऐलान करे कि वो नहीं जाएगी। उसका भी दिल लगा हुआ है चचा के साथ, तो खास तौर पर जमील के साथ तो कितनी अटैचमेंट नहीं, लेकिन बड़े चचा के साथ उसकी अटैचमेंट है, जिसने उसके वालिद के इंतकाल के बाद बिल्कुल बाप की तरह प्यार मोहब्बत से पाला। आलिया के जी चाह के चीख चीख कर ऐलान करे कि नहीं जाए, वो नहीं जा सकती, उसे कोई नहीं ले जा सकता। मगर उसके गले में तो सैकड़ों कांटे चुभ रहे थे, तो एक लफ्ज ना बोल सके। सैकड़ों कांटे चुभता ही नहीं, गले 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 का खुश्क हो जाता। ये बाजू का होता है बोलना, गला इतना खुश्क होता है, गले में कांटे, इंसान बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। तो उसका जी चाह रहा है कि चीख चीख कर बताए मैं नहीं जाऊंगी हिजरत करके, लेकिन जी तो चाह रहे मगर बोल एक लफ्ज, जबान साफ नहीं। उसने हर तरफ देखा और फिर नजरें झुका, मगर वो क्यों रुके। आयशा रुकने रहे,
लेकिन फिर वो सोचती है किस लिए रहे, वो रह के करेगी क्या, वो क्यों रुके, किसके लिए, किसके लिए, उसने सोचा। और फिर जैसे बड़े सुकून से छालिया काट, आलिया बेगम अगर तुम गई तो हमेशा के लिए, अगर तुम रह गई तो हमेशा के लिए दलदल में फंस जाओगी। ये अपने आप से बात करी, आलिया तो उसका अपना नाम है, यानी अपने आप को कह रही है कि तुम्हारा रहना बनता। छालिया क्या होते हैं, इसको आप स्पारी कहते हैं। ये एक पत्थर सा होता है जिसको, जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके पान में डाले, तो जो पान खाते हैं वो आप ये अच्छा जहन में रखिए, हिंदुस्तान में बड़ा कल्चर था, हर घर में पानदान होता है, हर घर में पान खाया जाता, और इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सूबे से था, वहां ये कल्चर बहुत ज्यादा था। जिस तरह हमारे यहाँ ना हरी को चाय पेश की जाती है मेहमान को, तो हर घर में पानदान होता था, पान खाए जा रहे हैं, पान खिलाए जा रहे हैं। तो जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं ना, जिनकी आपको पता हो मदर लैंग्वेज उर्दू होती है, जिस तरह कराची में भैये होते हैं, तो आपको पता है पान बहुत खाते हैं, तो जो उर्दू स्पीकिंग होते हैं। तो जिन में रखिए भारत के सूबा उत्तर प्रदेश है, और ये जिसको यूपी कहते हैं पूरे पाकिस्तान से पड़ा है, वहां की मदर लैंग्वेज उर्दू है। पाकिस्तान के तो किसी इलाके की मदर लैंग्वेज उर्दू नहीं है, लेकिन वहां की मादरी जुबान उर्दू है, और उर्दू बोलने वाले पान बहुत खाते हैं। एक जोक याद आया, कोई खातून थी बहुत पान खाती थी, तो किसी ने कहा अम्मा जी आप इतने पान ना खाया करें, आपको आदत पड़ जाएगी। तो बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, ले मैं 60 साल से तो खा रही हूं, अभी तक तो आदत नहीं पड़ी, अब आइंदा कैसे आदत पड़। तो इससे समझे पान खाने के कितने शौकीन होते थे। तो जो पान खाने के शौकीन थे तो उनका दिलचस्प एक काम ये भी होता था कि जब भी फारग बैठे तो छालियां काटने लग गए, पीसीस करने लग गए, क्योंकि पान में छालियां डलती थी। तो यही सूरत आलिया है कि आलिया सुकून से बैठ गई है और वो छालियां काटने लग गई, और अपने आप को कह रही आलिया बेगम रह गई तो फंस जाओगी। दलदल यानी ऐसी मुसीबत जिससे निकलना मुश्किल है, जिस तरह का कीचड़ होता है, बंदा जितना निकलने की कोशिश करे उसके अंदर उतना ही धंसता चला जाता है, उसको दलदल कहते हैं। यानी ऐसी मुसीबत जिससे बंदा निकल सके। आगे चले जी। करीमन बुआ, करीमन घर की कदीम खादमा मुलाजमा, जिसकी हैसियत घर के मेंबर जैसी है। करीमन बुआ अगर सब लोग चाय पी चुके हो तो, यानी वो कहना चाहते मुझे भी दे दे। इसरार मियां ने बैठक से आवाज। इसरार मियां आपको मैं तारुफ कराया था कि बड़ा मजलूम किरदार है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो यानी ऐसी खातून का बेटा है जो गैर शादीशुदा, तो घर में उसकी कोई इज्जत कदर नहीं है, बेचारे को बचा हुआ खाना मिलता है। हत्ता के घर की मुलाजमा करीमन बीबी भी उसको हमेशा डांटती रहती है, करीमन बुआ। तो उसे चाय, अगर सब चाय पी चुके, कहना ही चाह रहे अगर सब चाय पी चुके हो तो मुझे भी दे दो, बेचारे को बची हुई मिलती है। लेकिन करीमन डाइनो की तरह चीखने लगी। डाइनो डायनासोर, डायनासोर बड़े ऊंचे चिंगाड़ते हैं ना, ऊंची चिंगाड़ना, चीखना, चिल्लाना, तो इस तरह चीखने लगी करीमन बुआ, अरे कोई इस इसरार मियां को भी पाकिस्तान भेज दो, सब चले गए, सब चले जाएंगे मगर ये कहीं नहीं जाता। यानी वो भी सख्ती से बात करी। इसरार मियां, बैठक में इसरार मियां के खांसने की आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। यानी दोबारा उन्होंने चाय नहीं, चाय मांगी, लेकिन करीमन बुआ ने बेइज्जती करके आगे उनको खामोश करा दिया। तो इसमें एक छोटा सा किरदार है, बड़ा ही मजलूम किरदार। आलिया को उससे हमदर्दी है, लेकिन बाकी उसको किसी को भी उस बेचारे के साथ हमदर्दी नहीं। अब आगे चलें जी। अब बात हो रही है देवरानी जिठानी, इन दो भाइयों की जो बीवियां होती है, दो भाइयों की बीवियां, तो जो बड़े भाई की बीवी होती है उसको जिठानी कहते हैं, और जो छोटे भाई की बीवी होती है उसको देवरानी कहते हैं। और हमारी तहजीब में जो छोटे भाई की बीवी होती है उसको छोटी दुल्हन भी कहा जाता है, और जो बड़े भाई की बीवी होती है बड़ी दुल्हन। ये बड़ी दुल्हन छोटी दुल्हन कौन है? देवरानी जिठानी। क्या तुम सचमुच चली जाओगी छोटी दुल्हन? यानी बड़े चचा की बीवी पूछ रही है आलिया की मां से, यानी जिठानी पूछ रही है देवरानी से। बड़ी देर तक चुप रहने के बाद बड़ी चची ने पूछा, यानी बड़ी चची को भी पता चल गया कि ये जा रहे हैं। जाहिर है कि चली जाऊंगी। अम्मा ने रुखाई से जवाब, रुखाई बेमुरवती से। देखिए इतना सा इकट्ठा रहे हैं तो जाते जाते भी बेमुरवती का मुजाहरा करिए। तो इस नॉवल में एक किरदार जो आलिया तो अच्छी बच्ची दिखाई गई है, लेकिन आलिया की माँ का किरदार ऐसा है कि वो खुद गर्ज से ही है,
जिनके साथ सारी जिंदगी गुजरी और अच्छी गुजरी, और जाते जाते बेरुखी का मुजाहरा कर रही है, जो एक खुदगर्जी की निशानी। जाहिर है चली जाओ, ये माने रुखाई से जाओ, ये घर तुम्हारा है छोटी दुल्हन, मुझे अकेला न करो। बड़ी चची की डुबडुबाई हुई आंखें बंद कर ली, शायद वो तन्हाई के भूत से डर गई। पाती आंखें यानी आंखें जिनमें आंसू आ, उनको लगा कि मैं अकेली रहूंगी। पहले साथ था ना देवरानी जेठानी का, अब वो जा रही, छोटी बहू दुल्हन जा रही है, तो एक तरह की मिन्नत कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। कौन? बड़े भाई की बीवी, कि तुम यूं छोड़कर ना जाओ। आलिया लेकिन वो रिक्वेस्ट की, लेकिन आपने देखा कि वो रिक्वेस्ट का अंदाज है जेठानी का, लेकिन देवरानी ने बड़ी बेमुरवती से कह दिया कि हम तो जा रहे। अब माहौल में बड़ी ना एक टेंशन आ चुकी, ठीक है, एक तनाव है माहौल। उर्दू में तनाव इंग्लिश में बोलनी पड़ती है समझाने की टेंशन। आलिया जैसे पनाह ढूंढने के लिए ऊपर ना छत पे जरा खुली हवा होती है, जब बंदा परेशान होता है, मैं खुद भी ऐसे करता हूँ, जब थका हूं परेशान हूं, मैं छत पे चला जाता हूँ, ताजा हवा। आलिया जैसे पनाह ढूंढने के लिए ऊपर भाग गई। धूप पीली पड़कर सामने के मकान की ऊंची दीवार पर चढ़ गई। पीली पड़ने धूप का हल्का होना। हाई स्कूल के हाथे में बसेरा लेने वाले परिंद मुसलसल शोर मचा। ऊपर छत से सामने हाई स्कूल नजर आ रहा है, ठीक है जी। हाथा यानी जो चार दीवारी के अंदर खुला सहन होता है, वो घर का हो या स्कूल का हो। तो परिंदे शोर मचा रहे थे। खुली फिजा में उसने इत्मीनान की सांस ली और मुसाफिरों की तरह टहल टहल कर सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। टहल टहल के आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा एक सोच में चल रही है, छत के ऊपर ताजा हवा ले रही है। अब आगे क्या होगा, शायद अच्छा ही होगा, वो यहां से जाकर जरूर खुश रहे। अच्छा, जब बंदे को समझ नहीं आती ना इंसानी नफ्सियात, जब इंसान को समझ नहीं आती, तो फिर इंसान आखिर में कहते हैं अच्छा अच्छा जो होगा ठीक है, अच्छा ही होगा, देख नहीं लेट्स सी कि मैंने। जब वो नीचे उतरी तो सब अपने ख्यालों में मगन बैठे थे। सिर्फ करीमन बुआ जाने की इस बात पर बुड़बड़ा रही। बुड़बड़ाना यानी वो जेरे लब बात करनी, अपने आप से बात करना, किसी को बुरा भला, यानी ऐसी ऐसा जबान में खुद ही लगे किसी को बुरा भला कहना। और फुर्ती से रोटियां भी पकाती जाती थी। जमील भैया कहाँ गए, अब तक क्यों नहीं आए? आलिया ने सूनी कुर्सी की तरफ देखा। सूनी खाली, यानी जब घर में जब पता लगा ना जमील को कि आलिया जा रही है, वो घर से निकल गए। तो अब आलिया भी नोटिस ले रही है कि वो घर में नहीं है, बाहर निकल, क्योंकि घर में एक तनाव का माहौल बना। इस वजह से कि आलिया की मां ने जाने का फैसला कर लिया। बाकी सबकी ख्वाहिशें ना जाए, लेकिन वो जाना चाहिए। जाने ये सर फिर आदमी उसे याद करेगा या भूल जाएगा, उसने अपने आप से पूछा। यानी आलिया, इसका मतलब है आलिया के दिल में कहीं ना कहीं बहरहाल जमील का मकाम है, शदीद मोहब्बत ना सही। आलिया सोच रही है कि जब मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी, ये सिर फिर आदमी, सर फिर अपने ख्याल में मगन रहने वाला, अपनी मनमोजी, इसको पता नहीं मैं याद आऊंगी भी कि नहीं है, तो सोच रही थी। यानी वो एक तरह के तस्वुर करिए कि पाकिस्तान जा चुके हैं, वो कैफियत क्या। लालटेन की बत्ती खराब। लालटेन की मैंने आपको पिक्चर दिखाई शुरू में, आपने अगर देखी हो, एक छोटा सा दिया होता है लोहे का, नीचे उसमें मिट्टी का तेल होता है, ऊपर एक चिमनी होती है जो जलती है, साइडों पे शीशा होता है ताकि हवा चलने से बुझ। उस वक्त बिजली तो होती नहीं थी, लालटेन होती थी। बत्ती वो जो उसके अंदर चीज जल रही होती है उसको बत्ती कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मोमबत्ती में छोटा सा धागा होता है, वो बारीक होता है, लेकिन लालटेन की बत्ती जरा बड़ी होती है, इसलिए उसमें से दो लुएं उठी। एक बत्ती खराब हो चुकी थी, मुझे एक लो बत्ती, लो फ्लेम कह लें, शोला कह लें, तो दो अलग अलग, जिस तरह जानवर के सींग होते हैं, दो लुएं बन गई थी। और एक तरफ से चिमनी स्याह हो गई, यानी वो जो आग का फ्लेम था फैल रहा था, और जब वो शीशे के साथ लगेगा तो शीशे को स्याह कर देगा, काला कर देगा। शीशा काला होगा तो बाहर प्रॉपर रोशनी नहीं है। मध्यम रोशनी में बड़ी चच्ची और करीमन बुआ के चेहरे बिगड़े बिगड़े लग रहे।
आपने देखा होगा जब घर में लाइट कम हो ना, कम लाइट जा रही हो, तो बंदे की शक्ल ना, बंदा वो भूत भूत सा लग रहा, और घर भूत बंगला है। आपने अभी कभी नोटिस किया हो, तो ये उसी तरह इशारा है। और जाहिर है लालटेन की लाइट तो वैसे भी कम होती है। आगे चले जी। जमील भैया घर में दाखिल हुए और अपनी कुर्सी पर बैठे। इसी दौरान जमील वापस आ चुका है। मैं तैयार होकर आया हूं छोटी चची। किस चीज के लिए तैयारी? जहनी तौर पर तैयार होकर आया है कि आप लोग जा रहे। उन्होंने जीरे से कहा, तुम इतनी देर बाहर ना रहा करो, काम से घर आ जाया करो, जाने कब यहां भी गड़बड़ हो जाए। बड़ी चची यानी जमील की वालदा उसको कह रही है। गामे हो रहे हैं ना बात। एक बेटा तो वैसे ही बम्बई है, उसके लिए परेशान है, दूसरा बेटा भी बाहर निकल जाता है। तो माँ की तो ख्वाहिश होती है कि बेटे नजरों के सामने। आगे बेटा जमील जवाब दे रहा है, रहना तो पड़ता है। मुसलमान डरे हुए हैं, उन्हें समझाना है कि वो यहाँ डट कर रहे और यहाँ की फिजा को पुरअमन रखे। घर में बैठकर तो काम ना चले। सबको के बाद फसाद हो रहे हैं, मुसलमानों को खतरा है। और जमील क्योंकि मुस्लिम लीग का कारकुन है, कारिंदा है, तो कहता है हम बाहर निकलेंगे ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके, अमन अमान कंट्रोल कर सके। अगर हम भी घर बैठ गए तो फिर हालात वाकयात को कौन देखेगा? सो वो कह रहे हैं मेरी मजबूरी है निकलना। कि धीरे से आहिस्ता से गड़बड़ फितरा फसाद को कहते हैं। डट कर यानी जमकर, मुस्तकिल मिजाजी से। जी, पाकिस्तान बन चुका, पाकिस्तान आजाद हो चुका, तो कहा जा रहा है तो अभी ये मुल्क आजाद हो गया तो ये काम शुरू हो गए हैं। खैर मुझे क्या, तुमने तार पर पता ठीक लिख दिया था ना? अम्मा ने पूछा। नहीं, आलिया की अम्मा पूछ रही है जमील से। जमील तार देने गया, जैसे कहा था मेरे भाई को टेलीग्राम कर दो, तार कर दो कि हम भी साथ चलेंगे। तो तार दे आया और साथ माँ पूछ रही है आलिया की माँ, पता ठीक लिख दिया था ना? ये ना कि तार कोई और चला जाए। और साथ ही कह रही है काम में शुरू हो गए, कहती हमें क्या? वो पंजाबी कहते मैनू की, हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, वो तेरे हंगामे में हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान। यानी एक बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करती है। ये खुदगर्जी की बात है। जहाँ इंसान ने सारी जिंदगी गुजारी और ये नहीं कहा जाता कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम चला। आप इत्मीनान रखें, पता ठीक था, खैर से हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा ये हो गया। और साथ वो नसीहत करिए, खैर से हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं मगर तुम अपने घर की फिक्र करो जमील मियाँ। क्या बुरी हालत हो चुकी है, अपनी अम्मा की तरफ देखो। अम्मा ने हमदर्दी से बड़ी चचे की तरफ, यानी आलिया की मां नसीहत कर रही है जमील को कि तुम अपनी मां का ख्याल रखो। आगे चलें जी। कौन जा रहा है पाकिस्तान? बड़े चचा ने सेन में कदम रखते ही बौखला कर पूछा। बौखलाना यानी जब कोई अचानक गैर मुतवक्किल कोई चीज सामने आ जाए, बंदा कंफ्यूज, परेशान हो जाता है, बदहवास हो जाता है, उसको बौखलाना कहते हैं। तो कह रहे हैं कौन जा रहा है? आते हुए उन्होंने अम्मा की बातें सुन ली थी। मैं और आलिया जाएंगे, और किसे जाना है? अम्मा ने तड़ाक से जवाब दिया। तड़ाक से, बगैर सोचे समझे, फौरन, जिस तरह बंदा भर के बैठा होता है ना। कोई नहीं जा सकता मेरी इजाजत के बगैर, कोई कदम नहीं निकाल सकता। किस लिए जाओगे पाकिस्तान? कि हमारा मुल्क है, इंडिया की बात है, हमने कुर्बानियां दी हैं और अब हम इसे छोड़कर चले जाए? अब तो हमारे ऐश करने का वक्त आ रहा है। बड़े चचा सख्त जोश में थे। बड़े चचा पढ़ चुके, वो कांग्रेस के में कांग्रेसी है और वो समझ रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ गया। दरअसल देखिए, पहले जो मुश्किल वक्त था तो सब पे ही था ना। बड़े चचा पे भी था, उनके घर पे भी था, आलिया पे भी था, उसकी वालदा पे भी था। इन्होंने भी अच्छा वक्त नहीं देखा। तो उनको कह रहा है कि जब बुरा वक्त था, परेशानी का वक्त था, तकलीफ का वक्त था, तो हम साथ थे, और जब बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अच्छा वक्त आने वाला है, तो अब आप जा रहे हो तो अब आप ना जाओ। ठीक है, वो जिसे कहते हैं ना, अपना है कहा कि जितना लियन इस्तेकाक, मान भी होता है ना, बंदा किसी को मान से भी कहता है खबरदार ना जाना, वो मान से कह रहे हैं। और घर के बड़े भी हैं, घर के बड़े को एक मान होता है कि मैं जो बात कहूंगा मानेंगे। लेकिन आलिया की माँ जो है, आपने देखा कि वो जरा खुदगर्ज किस्म की खातून है। तो आगे जवाब क्या देती है? उन्होंने तो बड़े मान से, प्यार से कहा, अपना समझ के कहा।
छोटी भाभी को कहा। तो आगे जवाब कहते हैं माशाल्लाह, ये तंज है। वैसे तो माशाल्लाह कहते हैं ना अच्छी इस्लाम, लेकिन ये तंजन का तंज के तौर पे आप बड़े हकदार बनकर आ गए, न खिलाने के ना पिलाने के। कौन सा दुख था जो यहां आकर नहीं झीला? झीला, दुख झीलना, बर्दाश्त करना। मेरे शोहर को भी आप ही ने छीन लिया, यानी आपकी वजह से ही जाया, ऐसे इल्जाम लगा दिया। आप ही ने उन्हें मार डाला, मेरी लड़की को यतीम कर दिया, और अब हक जिता रहे हैं। मारे गुस्से के अम्मा की आवाज कांप रही थी। करीमन बुआ, खाना बैठक में भिजवा दो। बड़े चचा सर झुकाकर बैठक में चले गए। अब देखिए, आलिया और उसकी माँ बड़े चचा के घर ही रहेंगे। बड़े चचा ने हर तरह से उनका ख्याल। तो अब जा रही हैं तो वो बहुत ही आलिया की माँ एहसान फरामोशी का मुजाहिरा, यानी जब आप किसी के साथ रहें तो अच्छे हो, और जाएं तो फिर आप शिकवे शुरू कर दें। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। जहां आपने इकट्ठा वक्त गुजारा होता है तो जाते वक्त माफिया तलाफियां तो मांगी जाती हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। शिकवे शिकायत नहीं किए जाते, लेकिन वो शिकवे शिकायत और उनको इल्जाम दे रही हैं कि तुम्हारी, आपकी वजह से ही मेरे शोहर की डेथ हुई। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो तो उनके शोहर खुद नफरत करते थे अंग्रेज फौज से, और किसी के साथ हाथापाई हो गई, उसको मारा और जेल हो गई। तो बड़े चचा का कोई कसूर नहीं था। यानी जाते जाते एक तरह की खाम खा की इल्जाम तराशी भी कर रहे, पर यानी बजाय एहसान मानने के एहसान फरामोशी का मुजाहरा कर रही है। और ये बात आलिया को अच्छी नहीं लगी। आलिया अपनी मां से कह रही है, क्या आप चलने से पहले बड़े चचा को यही बदला देना चाहते हैं? बड़े चचा ने किसी को तबाह नहीं किया। बड़े चचा ने किसी को दावत नहीं दी थी कि आओ मेरा साथ दो। ये नहीं हुआ ये कि बड़े चचा गए, जलसे में जाते थे तो वो उनके छोटे भाई भी साथ चले गए, और वहां किसी अंग्रेज से झगड़ा हो गया, तो इसमें बड़े चचा का कसूर तो नहीं था। बेटी अपनी मां को, आलिया अपनी मां को कह रही है, आप आज अच्छी तरह सुन ले कि मुझे बड़े चचा से इतनी मोहब्बत है जितनी अपने अब्बा से थी। ये अपनी मां को आलिया कह रही है। आलिया ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर बैठक में चली गई। अम्मा कहते क्या कहते रह गई, उसने जरा सुना भी नहीं। मां की बात सुनी भी नहीं, बैठक में चली गई। और बैठक में कौन थे? बड़े चचा। यानी एक तरह की उन्हें पता है कि मेरी माँ ने ऐसी बातें की हैं कि मेरे चचा का दिल दुखी हो गया होगा, तो वो एक तरह का उनका गम गलत करने जा रही है, दिल बहलाने जा रही है। उनको अच्छा नहीं लगा उनकी माँ ने जो रवैया बरता। अब वो बैठक में अपने बड़े चचा के पास बैठी है, और बड़े चचा उसको, अपनी लाडली भतीजी को और यतीम भतीजी को देख के कहते हैं, क्या तुम सचमुच जा रही हो बेटी? हाँ बड़े चचा। अम्मा जो तैयार है उसने बेबसी से, बेबसी जाना नहीं चाहती, बेबसी से कहा। ये अंग्रेज जाते जाते भी चाल चल, लोगों को घरों से बेघर कर गए। फिर भी तुम बेटी मत जाओ, अपनी अम्मा को समझाओ, अब तुम्हारे सुख का जमाना आ गया। यानी वो छोटी भाभी तो नहीं मानी, अब वो भतीजी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि तुम ना जाओ, ठीक है। और गुस्सा अंग्रेजों पे भी आ रहा है कि जाते जाते चाल चल गए। नहीं, वो मुसलमान हिंदू भी सदियों से इकट्ठे रहते, अब वो जानी दुश्मन। तो वो एक तरह का भतीजी को भी कह रहे हैं कि तुम ना जाओ। बड़े चचा, मैं तो मां का वाहिद सहारा हूं। आगे आलिया जवाब दे रही है, चचा मैं उन्हें किस तरह छोड़? वो जरूर जाएंगी, मगर आपको नहीं मालूम कि अगर छोड़कर मैं ये घर छोड़कर मैं किस तरह तड़पूं। आप तो, वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकियां लगे। मतलब रोने में सिसकियां, मतलब जब हिचकियों के साथ इस तरह से, यानी हिचकियों के साथ सांस लेना, साथ रो भी रही है। तो उसको भी दुख है ना कि बड़े चचा के साथ वो भी मोहब्बत करती है और अब छोड़ के जा रही है अपनी मां की वजह से। चचा बात कर रहे हैं भतीजी से, आलिया से। कहते हैं, छोटी दुल्हन को, आलिया की मां की बात कर रहे हैं, छोटी दुल्हन को मुझसे सख्त नफरत है। ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी ना किया, मगर अब वक्त
आया था कि इस घर में पहली सी शादमानी लौट आती, शादमानी खुशी मुसरत कह के मुझे बड़ी अच्छी मुलाजमत दी जा रही है। फिर दुकानों को चलाने के लिए 10-15 हजार की इमदाद मिलने की भी तवक्को। 10-15 हजार बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त में रखी। उस वक्त की बात है जब 1 रुपए का, एक समझ के 10-15 हजार कितनी बड़ी रकम थी। 1 रुपए का आटा आता था, 1 रुपए का पूरे महीने चलता था उस वक्त के 10 बार। मैं छोटी दुल्हन की सब शिकायतें रफा करना दूर कर। उनको शिकायतें थी ना कि हमें कभी हमने अच्छा वक्त नहीं देखा, तो कह रहे हैं कि अब अच्छा वक्त आ रहा है और तुम इसके बावजूद जाओ। उन्होंने आलिया को प्यार से थपकाया। क्या घर में तेल खत्म हो गया? प्यार से थपका नहीं, लाड से बात। लालटेन की रोशनी मध्यम होती जा रही थी अब, और वो चचा बात करें बच्चों से, अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बिजली का कनेक्शन बहाल करा लूंगा। बिजली कट चुकी है और तुम एमए में दाखिला क्यों ना ले लो? मेरा ख्याल है तुमको अगले साल दाखिला करा। नहीं, चचा ख्वाब देख रहे हैं यहाँ रहेगी, हम सुकून के दिन होंगे। और वो उसे कह रहे हैं अपनी भतीजी को, जो बेटी की जगह पे है, यतीम भतीजी, कि तुम्हें यहाँ दाखिला करा। यानी वो सपने बोल रहे हैं कि बेटी यहाँ रहे, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो यहाँ नहीं रह पा। आलिया का कलेजा कट रहा था। कलेजा कटना, अंदर से दुखी होना। वो आंसू पूंछ कर खामोश बैठी रही, जी जी में घुट रही थी, मगर एक लफ्ज भी ना बोल सकी। खुदा आपको सुख दे बड़े चचा, खुदा आपके सारे सुहाने ख्वाब दे। कलेजा कटना, जी जी में कोड़ना, और जी घटना यानी दिल घबराना, वहशत होनी। सुहाने ख्वाब, खुशकुन ख्याल, यानी वो चचा के लिए दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। चचा जो अच्छे आने वाले वक्त से उम्मीदें लगाए बैठे हैं और ये भी चाहते हैं कि आलिया भी ना जाए, वो भी उनके साथ रहे, लेकिन वो मजबूर है, कुछ हो नहीं पा रहा। वो माँ क्या तो मजबूर है, और माँ जो है खुदगर्जी का मुजाहरा करिए। देखिए, पाकिस्तान जाना खुदगर्जी नहीं है, लेकिन जाते हुए ये इल्जाम तराशियां करना, ये बहरहाल खुदगर्जी का ही मुजाहरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये दूसरा लेक्चर मुकम्मल करते हैं। बात यहाँ से शुरू होती है नावल में। इसरार मियाँ बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे। आलिया उठकर सहन में आ गई। इसरार मियाँ एक नावल का बड़ा दबा हुआ किरदार, उसके घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई इस तरीके से बात नहीं करता और बेचारे को बचा कुचा खाना मिलता है, किसी को इसके साथ हमदर्दी भी नहीं। हाँ, आलिया इसके साथ जरूर हमदर्दी चाहती है कि अच्छी लड़की है वो, ठीक है जी। तो बहरहाल अब बात ये हो रही थी कि आलिया बैठक में बैठी है बड़े चचा जान, लेकिन जब इसरार मियाँ बैठक में दाखिल होता है तो आलिया बैठक से निकलकर सेल में वापस आ जाती है। अम्मा और बड़ी चची जाने क्या बातें कर रही। अम्मा किसकी जी? आलिया की अम्मा, और बड़ी चची यानी आपस में देवरानी जेठानी। आलिया की माँ छोटे भाई की बीवी, उसको देवरानी कहेंगे, और बड़ी चची बड़े भाई की बेटी, जिसको जेठानी कहेंगे। अब हुआ ये कि अरसे से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अब आलिया की माँ ने जाने का फैसला कर, पाकिस्तान जाने का, तो उस हवाले से बातें की। जमील भैया अब तक कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। बैठकर जब आप बैठे होते हैं इस तरह से करना, ये ना एक तरह की एक बेचैनी का इजहार होता है। जब आपके जाहिर व बातिन में जंग चल रही हो तो वो उस टेंशन का इजहार होता है। क्यों टेंशन क्या है? जमील आलिया को पसंद करता है और जमील की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं कि आलिया घर और मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि वो इंडिया के सूबे यूपी में। तो ये एक इस्तरारी कैफियत। तो एक लम्हे तक आंगन में खड़ी रही और फिर ऊपर चली। देखिए, बाज़ जब आप टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं या वैसे थके होते हैं, जी चाहते हैं बंदा छत पे चला जाए। बड़ी नफसियाती बात होती है, क्योंकि ऊपर माहौल बदल जाता है।
घर के अंदर आप एक मखसूस माहौल में, आप छत में जाते हैं, आप घर के माहौल से बाहर आ गए, एक तो खुली आबो हवा लगेगी, फिर आपको इर्द गिर्द माहौल नजर आएगा, इर्द गिर्द की चीजें नजर आएंगी, ख्याल बदल जाता है। तो ख्याल बदलाने के लिए फ्रेश होने का एक बेहतरीन तरीका होता है छत पे चले जाए, यही काम आलिया ने किया। आंगन क्या होता है जी? सेन की चार दीवारी के अंदर इमारत के सामने पड़ी, घर की बाउंड्री के अंदर इमारत में खाली जगह होती है, उसको सेन कहते हैं, उसी को आंगन कहते हैं। बल्कि इसमें तो खतीजा मस्तूर ने पूरे हिंदुस्तान को, यानी पूरे मुल्क को ये एक आंगन की शक्ल में जाहिर की। जी, शबनम से भीगी हुई रात बड़ी रोशन हो रही थी। शबनम की ड्यू ड्रॉप, सुबह पानी की छोटी छोटी बूंदे आपको नजर आती है घास के ऊपर, चांद जैसे वस्त आसमान पर चमक। आपको पता है जब चांदनी रातें होती है तो उसकी चमक ज्यादा होती है, लाइट भी ज्यादा होती है। और रोज की तरह आज भी करीब की किसी छत पर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बज रहे थे। ग्रामोफोन आप समझ लें पहले जमाने का टेप रिकॉर्ड, उसमें एक बड़ा सारा आप रिकॉर्ड रखते थे, सुई होती थी, रिकॉर्ड घूमता था तो आवाज बाहर निकलती, फिर बड़ा सारा बाजा लगा, उससे आवाज निकलती। पुराने जमाने का टेप रिकॉर्ड खासा बड़ा होता था। और रिकॉर्ड क्या बज रहा था, यानी कौन सा आप समझ लें ट्रैक चल रहा था। नई नौजवान नस्ल तो इसको ट्रैक कहती है ना जी, हम सॉन्ग कहते थे, पहले इसको रिकॉर्ड कहते थे, हमारे जमाने में सॉन्ग कहते थे, आपके जमाने में ट्रैक कहते हैं। तो क्या था जी? तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग। गठड़ी पोटली यानी कपड़े की या कोई जिसमें आपने अपना सामान जमा पूरी जमा की होती है। लागा चोर यानी चोर पड़ गया उसको, तो मुसाफिर जाग, यानी तुम गफलत की नींद सोए हो, तुम्हारे सामान पे चोर पड़ गया, यानी किसी को जगाने के लिए। तो ये देखिए इसकी रेलिवेंसी क्या बन रही है, क्योंकि फसादात हो रहे थे, ये हकीकत है, पूरे मुल्क में फसादात हो रहे थे, चोर डकैती हो रही थी, तो उसी वाले से एक रिकॉर्ड चल रहा है, तेरी गठड़ी में लागे चोर मुसाफिर जाग। वो आहिस्ता आहिस्ता टहल रही। किसकी बात हो रही है? आलिया की छत पे टहल रही है, मतलब ऐसे आगे पीछे टहलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, जिसको टाइम पासिंग जैसे कहते हैं, और ख्यालों में भी जो भी हुई है। कैसी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे सोचने समझने की सलाहियत किसी ने छीन ली। बाजू का ऐसा होता है, ज़हन बिल्कुल माऊफ हो जाता है, कहते हैं ना अकल काम करनी छोड़। और कहते हैं परेशानी होती है, जब परेशानी आती है तो बंदा एकदम चारों तरफ से परेशानी में गिर जाता है। परेशानी कभी अकेली नहीं आती, बहुत से कजन दोस्त अपने साथ लेकर आते, यानी एक परेशानी के साथ बहुत सी परेशानी आती है। अब वो उसके अंदर जंग क्या चल रही है, अब वो वहां से जाना भी नहीं चाहती, उसका दिल लगा हुआ बड़े चचा से, खासतौर पर माँ की बात का इनकार भी नहीं कर सकती पाकिस्तान जाने से, ठीक है जी। डर भी रही है कि पाकिस्तान चले जाएंगे हमारा क्या बनेगा, तो एक जाहिर बातिन किसी जंग हो रही है उसकी। तो अब वो कहते हैं ना, वो जो पंजाबी मत मार, तो अब उसको समझ नहीं आ रही, कहीं बिल्कुल ज़हन माऊफ हो चुका। क्या ये मैं हूं? उसने अपने आप से पूछा, और फिर अपनी आवाज सुनकर हैरान हो गई। हद है दीवानगी की, तो किसी से पूछ रहे थे, यानी वो ये जिसे कहते हैं खुद कलामी, वो अपने आप से ही गुफ्तगू कर रहे, ठीक है, ये मैं हूं, यानी वो अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही। हालात व वाकयात इतना बदल देते हैं, और कुछ आपको पता है माहौल ऐसा। टहलते टहलते एक बार मुड़ी तो जमील भैया बुद्ध की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे। वो टहल रही, आ रही है, जा रही है, अचानक देखा तो ऊपर छत पर जमील भी आया, बेहिस्सो हरकत बिल्कुल बुद्ध बन के खड़ा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, वो चहल कर भी नहीं कर रहा, वो बस गौर से आलिया को देख, आलिया से मोहब्बत करता है, आलिया को चाहता है, आलिया उसी के घर में रहती है, और अब उसका घर तो क्या मुल्क छोड़, तो ये कसरत से देख रहा है। एक तो ये जी भर के देख ले, दूसरा वो एक तरला करने की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं इसको रोक सकूं, जिसे कहते हैं ना उसको रोकने की आखिरी कोशिश। शेर है ना, जाने वालों को भला रोक सका है, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला, तो कुछ ऐसी ही कहते थे। वो और तेज से टहल रही, यानी पहले जो आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी, लेकिन अब उसने देखा कि जमील मौजूद है और जमील उसका नोटिस ले रहा है, तो ना ये
इग्नोर करने का तरीका, मतलब आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तो ये इस सेंस में वो तेज सी स्टाइल। अब ये क्या कहने आए हैं, उन्होंने अपना वादा भुला दिया। दिल में सोच भी रही है क्यों आए, वादा क्या भुला दिया। वादा उसने ये किया था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, आप हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन वो वादा बुला के फिर आ, तो जमील भी क्या करे, वो भी तो दिल से मजबूर है ना। जमील उससे पूछता आलिया से छत पे है, क्या सचमुच तुमने जाने का फैसला कर लिया है? उन्होंने धीरे से पूछा, बेयकीनी से आप कह लें। हाँ, उसने टहलते हुए। आलिया का जवाब बड़ा क्लियर है, यानी इज वेरी क्लियर, क्योंकि माँ के साथ है, बाप है नहीं, माँ का सहारा है। वो माँ को किसके सहारे छोड़ सकती है? जब माँ ने जाने का फैसला कर लिया तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे जाना ही पड़ेगा। वो बात तुम यहां से जाकर गलती कर, तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है उसको जमील। तुमने एक बार कहा था ना कि दूर रहकर यादें बहुत अजियतनाक हो जाती हैं, मेरा ख्याल है तुम खुश ना रहो। तो मिलत तरले ही कर रहा है ना, तरले डालना इसी को कहते हैं। तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान खुश नहीं रह सकोगे, अकेले पड़ जाओगे। यहाँ तो घर है ना, वो बड़े भाई की औलाद है, छोटे भाई की औलाद है, मिलजुल के रह रहे, ठीक है जी। तो वहां तुम अकेली पड़ जाओगे, सिर्फ बूढ़ी वालदा के साथ है, नया मुल्क है, नए खदशात है, क्या बनता है क्या नहीं बनता, और फिर हिजरत है, और रास्ते में लूटमार भी हो रही है। इस हिजरत में आपको मैंने बताया था जब पाकिस्तान बना तो जो हिजरत हुई, यानी पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान से जो मुसलमान पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान से हिंदू इंडिया गए, तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत जिसकी मिसाल मिली थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए, कत्ल कर दिए गए, लापता कर दिए गए। कहते हैं इतना सफाकी हुई कि जो चोर डकैत फिर रहे होते थे, अगर किसी खातून के हाथ में सोने की चूड़ियां होती थी तो वो क्या करते थे, हाथ काट कर ले जाते थे कि ऐसा ना हो कि चूड़ियां उतारते वक्त डाकुओं को और डाकू पड़ जाए। होता यह था, डाकू ट्रेन लूट के बाहर निकलते थे और उनको लूटने के लिए उनके ऊपर और डाकू पड़ जाते। किसी के कान में सोने की बालियां होती थी, वो उतारने के बजाय कान काट लिया जाता था। तो इस तरह के डर खदशात भी थे। सो जमील नहीं चाहता कि आलिया और उसकी मां जाए, भी करता है और हालात भी ऐसे हैं कि वो नहीं चाहता। चलना आहिस्ता आहिस्ता, चलना धीरे से, आहिस्ता से। लेकिन आगे आलिया के जवाब दे रही है, कहती है मैं हर जगह खुश रहूं, तो मेरी फिक्र ना करें, मैं जगह खुश नहीं होगी, मैं जहां भी होगी वो कहते हैं ना मैं एडजस्ट कर लूंगी। मगर आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे कुछ ना कहें, उससे पहले वादा ले चुकी है कि मुझसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, वो फिर भी आके सवाल जवाब कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं। दुनिया के जवाब ये कुछ नहीं, यानी वो उसे रियलाइज करा रही है कि आप अपनी कमिटमेंट पे कायम रहे। तुम मेरी मकरूस हो, याद रखना कि तुमको ये कर्ज चुकाना हो, कर्ज चुकाना अदा कर। ये कर्ज कोई पैसों का कर्ज नहीं है, ये खलूस का कर्ज है, ये वादों का कर्ज है, ये मोहब्बत का कर्ज। वो जाने के लिए मुड़े, यानी उसने कोशिश की है जमील ने, लेकिन बात नहीं बन। वो जाने के लिए मुड़े और जाते जाते ही वो कहते आखिरी मरतबा फिर एक कोशिश करे, तुम वहां खुश रहोगी ना? उन्होंने रुक कर पूछा, खुश रहोगी ना? यानी इसके अंदर एक बात छुपी हुई है बैनुल सतूर कि तुम वहां खुश नहीं रहोगी, ये कहना चाहता। वो चुप रहे। चुप रही का क्या मतलब? वो अभी नहीं कह रही। देखिए पहली दफा उसने कह दिया मैं खुश रहूंगी, जब वो रिकन्फर्म कर रहा है वो खामोश हो गई। यानी खुद आलिया को भी ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान जाके खुश रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन वालदा का हुक्म है, वो इनकार नहीं कर सकती, उसकी ख्वाहिश या मैटर नहीं कर। जमील भैया थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। खड़े क्यों रहे? वो इंतजार करता रहा जवाब का कि शायद दुनिया उम्मीद पे कायम, शायद बर्फ पिघले, लेकिन सर्द जज्बात की वो बर्फ नहीं पिघली। फिर वो चले गए और जब जमील चला गया उसने महसूस किया कि इस वक्त तो सब कुछ खो बैठी है। यानी कहीं से बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत ना सही, लेकिन दिल में कहीं आलिया के भी पसंदीदगी थी जमील के।
तो जब जमील मायूस होके गया, यानी उसको ना महसूस हुआ कि मैं अब तन्हा हो गई, उसको अपने अंदर से कुछ कटता महसूस, उसको लगा कि शायद जमील उसको पसंद था और अब मैं जा रही। तो कहते हैं तन्हा पड़ जाना, बहुत दफा होता है इंसान तन्हा पड़ जाता है। वो बड़ी देर तक यूं ही चलते चलते जब थक गई, वो ऐसा है, तो छिम्मी को खत लिखने बैठ गई, उसे यहाँ आने की तला दे। छिम्मी भी पहले इसी घर में ही रहती थी और जमील उसको पसंद, जमील की पहली मोहब्बत छिम्मी थी, लेकिन जब आलिया घर में आई, आलिया ज्यादा खूबसूरत थी, फिर वो आलिया को पसंद करने लग गया। सो जमील एक कमजोर मर्द के तौर पर सामने आता है। लेकिन फिर ये हुआ कि छिम्मी पाकिस्तान चली गई, यानी ये कहानी जो खदीजा मसूदी की इंडिया में थी, छिम्मी पाकिस्तान आ गई। अब आलिया और उसकी माँ भी पाकिस्तान जा रही है, तो गोया वो खत लिखकर बता रही है छिम्मी को कि मैं भी पाकिस्तान आ रही हूं। वो उसको भारत छोड़ने की और पाकिस्तान आने की इतला दे रही है। इसमें दो तीन बातें, एक तो इतला दे रही है क्योंकि नया मुल्क है, बंदे को आसरा चाहिए होता है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, कि कोई तो हो ना। जब इंसान जाता है, ये खतरा होता है कि उसको रास्ते में लूट लिया जाएगा, तो बंदा अजनबी देश में कहां जाए, कोई तो हो ना अपना। तो एक तो ये मतलब हो गया छिम्मी को खत लिखने का। दूसरा मतलब ये हो गया कि अपना ख्याल बदला। जब आप एक टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, खास फिक्र में होते हैं, तो फिर आप जब कोई और काम करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं तवज्जो डाइवर्ट होना, तो तवज्जो बदलना भी चाह रही है, छिम्मी को बताना भी चाह रही है, ताकि जिस हद तक हो सकता है वो अपनी हिफाजत कर। तो ये नावल का एक हिस्सा था जो हमने इसमें पढ़ा। आंगन सिहन को कहते हैं, लेकिन खतीजा मस्तूर ने इसका नाम आंगन रखा। वो गोया के पूरे भारत को एक सिहन करार दे रही है। सिहन वो जब सब मिलजुल कर बैठते हैं, और पहले ऐसा ही था कि सब मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदू मुसलमान। लेकिन तहरीक आजादी के बाद क्या हुआ, मुसलमान हिंदू दोनों एक दूसरे के खून के दुश्मन हो गए, और फिर बड़े ही खून रेज वाकयात हम देखते हैं तहरीक आजादी के दौरान और हिजरत। तो डियर स्टूडेंट, सबक यह कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की कि क्लब समझाने की, लेकिन आप ही की बार बार कहते हैं कि मुझे खुलासा भी करा दिया करें, तो जिसमें रीड आउट कर देता हूँ, तफसील से पढ़ लिया। आप खुलासा होता है तो आपको सारी बात रिवाइज हो जाती है। खुलासे का असूल ये होता है कुल मवाद का 1/3, यानी अगर आप समझ लें अल्फाज गिन लिए जाते हैं, अगर सबक में 300 अल्फाज है तो खुलासा उसका 1/3 100 अल्फाज पे होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ये तकरीबन ये जो सबक है ये आपका है 2000 अल्फाज पे मुश्तमिल, तो 600-650 लफ्जों पर खुलासा आना चाहिए। 10 नंबर का खुलासा होता है 1 नंबर मुसन्नफ का नाम अलग से लिखना होता है, इस तरह आपको लिखना नजर आ रहे हैं 9 नंबर का। ठीक है जी, आपके सामने है, जिसमें रीड आउट कर देता हूँ। बार बार बच्चे नोट्स का कहते हैं, इंशाल्लाह यही नोट्स आपको किताब की शक्ल में बड़ी जल्दी मार्केट में दस्तयाब जी। क्या मैं पाकिस्तान पर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के पाकिस्तान जाने के बाद भारतीय पंजाब में कत्लो गारत और लूटमार शुरू हो गई। बड़े चचा जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, इस बात पर बहुत दुखी और फिक्रमंद थे कि सदियों इकट्ठे रहने वाले अब हिंदू और मुसलमान अचानक एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। जब वो उसमें परेशानी का इजहार अपनी लाडली भतीजी आलिया से करते, तो वो उनकी दिलजोई करने के लिए उनका सर सहलाने लगती, जिस पर वो आंखें बंद करके माजी के तस्वुरात में खो जाती। चची बंबई में फसाद की खबरें सुनकर अपने बेटे शकील के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करती, तो जमील यानी उनका छोटा बेटा जमील उन्हें तसल्ली दिलाता, मगर दरअसल वो खुद भी तेजी से बिगड़ते हुए हालात से परेशान था। एक रोज शाम को आलिया के मामू का खत आया कि उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया, और अगर आप लोग भी साथ चलना चाहें तो तैयार। भाई के इस खत पर अम्मा बहुत खुश होती है और वो भी पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेती है और जमील से फौरन जवाबी तार भेजने को
कहती। जमील खुद आलिया को पसंद करता है, इसलिए उसने नीम दीवानगी के आलम में कहने लगता है, इसलिए अब वो आएगा। इसलिए वो नीम दीवानगी के आलम में कहने लगता है, आलिया जाने पर राजी नहीं हो। इस बात पर अम्मा भड़क उठती हैं, जिस पर जमील पसपाई इख्तियार करते हुए हामी भर लेता है। आलिया खुद भी नहीं चाहती, मगर अम्मा की शदीद ख्वाहिश के सामने मजबूर है। इस नावल में एक मजलूम किरदार इसरार मियां का है, जिसको सबसे आखिर में खाना मिलता है, और घर की कदीम मुलाजमा करीमन बुआ हमेशा उस पर चीखती चलाती रहती है, जबकि आलिया को उससे हमदर्द थी। अम्मा के फैसले पर चची भी तन्हाई के खौफ से छोटी दुल्हन यानी देवरानी की मिन्नत करती है कि हिजरत न करे, मगर अम्मा काफरों के देश में रहने के लिए किसी तौर भी राजी नहीं होती। जमील ज्यादातर घर से बाहर रहता है, जिस पर उसकी वालदा अपनी फिक्रमंदी का इजहार करती तो वो उन्हें समझाता, इजहार करती होना चाहिए जी, इजहार करती तो वो उन्हें समझाता कि फिजा को पुरअमन रखने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, क्योंकि वो खुद एक पुरजोश मुस्लिम लीगी कारकुन। बड़े चचा अम्मा की बातें सुनकर उन्हें पाकिस्तान जाने से मना करते हैं, क्योंकि खुद कांग्रेसी है और उन्हें यकीन है कि मुश्किलात के बाद अच्छा वक्त आने वाला है। मगर अम्मा बड़े चचा के फैसले से बगावत करते हुए उन्हें अपनी बर्बादी और शोहर की मौत का जिम्मेदार कहती है, आपने हमारे लिए किया ही क्या। चचा के साथ अम्मा का ये रवैया आलिया को बहुत नागवार गुजरता है, और वो अपनी अम्मा से कहती है कि मैं जाते हुए यूं एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। बड़े चचा भी आलिया को कायल करने और अच्छे दिनों की आमद का यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, और अगले साल एमए में दाखिला दिलाने का वादा करते हैं, मगर वो माँ का वाहिद सहारा होने की वजह से अपनी बेबसी का इजहार करती है, मगर दिल ही दिल में उनकी खुशहाली के लिए दुआ गो। आलिया का दम घुटने लगता है तो छत पर जाकर टहलने लगती है। वो अपने ख्यालों में मगन है कि जमील आ जाता है और उसे कायल करने की कोशिश करता है, मगर नाकाम वहां से चला। आलिया को लगता है कि वो सब कुछ खो बैठी है, चनाचे अपना ख्याल बदलने के लिए छिम्मी को खत लिखने बैठ जाती है, ताकि उसे पाकिस्तान आने की इत्तला दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब खुलासा भी कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान पैराई में समझाऊं। उम्मीद है आपको सबक आ गया होगा, और इस सबक से तशरीह खुलासा या कोई भी एमसीक्यू आए तो आप आसानी से कर पाए। आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि इसमें हमारा साथ दें इस तालीमी सफर में, और इन वीडियोस को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इल्म का सिलसिला यूं चलता रहे और चलाक से चलाक चलता रहे, रोशनी बढ़ती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।